जय हिंद। आप सभी दोस्तों का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं एचएसएससी ग्रुप डी के लिए जो हम साइंस पढ़ रहे थे उसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं और वो होने वाले हैं धातु और अधातु के क्वेश्चंस। और कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर उपधातु के भी पूछ लिए जाते हैं, तो वो क्वेश्चंस भी हम कवर करने वाले हैं। आज वाली क्लास में जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके एचएसएससी के लेवल के क्वेश्चंस होंगे। जिस तरीके के क्वेश्चंस आपकी एचएसएससी पूछती है वैसे क्वेश्चंस होने वाले हैं, तो क्लास को ध्यान से देखते रहना। और जो क्वेश्चंस आपको यहाँ पर पढ़ाए जा रहे हैं आप उनको याद करते हुए चलना, क्योंकि आप सभी को पता है कि हम वही पढ़ाते हैं जो आपके पेपर में आता है। तो यहाँ पर बात होती है धातु और अधातु की, कि धातु और अधातु क्या होती है। धातुएं वे होती हैं जो विद्युत की क्या होती हैं, सुचालक होती हैं, यानी जिनसे हम विद्युत को गुजार सकते हैं। विद्युत का मतलब क्या होता है, बिजली। जिनसे बिजली गुजर जाए वो क्या होती हैं, धातुएं होती हैं। अधातुएं क्या होती हैं, विद्युत की क्या होती हैं भाई, कुचालक होती हैं। ये धातुएं क्या होती हैं, धातुएं तन्य होती हैं, तन्य होती हैं, ठीक है। और ये वाली क्या होती है, अधातुएं क्या होती है, भंगुर होती हैं। और जो धातुएं होती हैं वो क्या होती है, आघात वर्धनीय होती हैं। और ये जो अधातु होती है ना आघात वर्धनीय होती है ना तन्य होती है। बस इतनी सी बेसिक बात आप याद रख लो, बाकी जो क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे वो सारे के सारे मैं आपको आगे करवाने वाला हूं, ठीक है। क्योंकि ये कभी कभी ये बेसिक क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम्स में आ जाते हैं कि धातु क्या होती है, विद्युत की सुचालक, अधातु क्या होती है, विद्युत की कुचालक। इस तरीके से धातुएं क्या होती है, तन्य होती हैं, आघात वर्धनीय होती हैं। और ये होता क्या है मैं आपको आगे बताने वाला हूं। चलो आगे बढ़ते हैं, पहले क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है, ये अपने को बताना है। सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है ये अपने को बताना। तो सबसे पहले तो तन्य का मतलब समझिए होता क्या है। तन्य का मतलब क्या होता है, तन्य का मतलब होता है जिसको पीट पीट कर जिसकी लंबी तार बनाई जा सकती है, जिसके लंबी तार बनाई जा सकती है। आपने देखा होगा ना धातु की तार बनाई जा सकती हैं, जैसे आपने सोने के कड़े देखे होंगे, चांदी के कड़े देखे होंगे, इस तरीके से देखा होगा, या आपने जो मालाएं देखी होंगी उस तरीके से है। तो इसमें क्या है कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी होती है, तो जो सोना होता है वो क्या हो जाएगा, सबसे अधिक तन्य धातु हो जाएगी, तन्य धातु। और अगर आपसे आघात वर्धनीय पूछे तो वो कौन सी हो जाएगी, आपकी चांदी हो जाएगी। तो जो आघात वर्धनीय होता है वो क्या होता है, जिसको पीट पीट कर जिसकी पतली चादर बनाई जा सकती है। पतली चादर क्या बनती है, पतली चादर बनती है, तो वो होती है आपकी चांदी, जिसको आघात वर्धनीय बोला जाता है। और तन्य हमसे पूछेगा तो वो क्या हो जाएगा, गोल्ड हो जाएगा, सोना हो जाएगा। ठीक है जी, इतना सभी को याद हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। हर क्वेश्चन के साथ कुछ बातें आपको बताते हुए चलूंगा। और ये जो हाईलाइट देख के आप सोच रहे हो ना, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा है तो इसी क्वेश्चन से देखिए क्या है कि कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु कौन सी है। आप बताओ कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में कौन सी धातु पाई जाती है। बताओ कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में कौन सी धातु पाई जाती है। तो जो हमारा पारा होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, मरकरी, क्योंकि एग्जाम्स में मरकरी भी लिख देता है, इंग्लिश में इसको मरकरी बोला जाता है। पारा हो गया या मरकरी हो गया, ये क्या होता है आपका, कमरे के तापमान पर, यानी कि जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है, जो अपना रूम का टेम्परेचर होता है, उसमें द्रव अवस्था में होती है, लिक्विड अवस्था में होती है। तो वो धातु कौन सी है, तो वो हो जाएगा आपका मरकरी हो जाएगा, पारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा, मरकरी और पारा। अगर आपने देखा भी होगा तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपने इलेक्ट्रोमीटर देखा होगा, ठीक है, जो दूध में डालते हैं, या और काफी चीजें देखी होगी आपने जिसमें थोड़ा सा लिक्विड होता है, ऊपर नीचे हो रहा होता है, वो क्या होता है, मरकरी होती है, पारा होता है। तो याद रख लेना, द्रव अवस्था में कौन सी पाई जाती है, मरकरी या पारा। लेकिन अगर आपको धातु की जगह आपसे अधातु पूछ ले, क्योंकि एग्जामिनर है, स्मार्ट बनेगा, रटने वाले स्टूडेंट आंसर गलत करेंगे। धातु पूछेगा तो मरकरी या पारा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपसे अधातु पूछ ले तो फिर क्या हो जाएगा, आपका ब्रोमीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, ब्रोमीन हो जाएगा।
ब्रोमीन के बारे में पूछेगा, यानी कि ए धातु अगर आपसे पूछेगा तो वो कौन सी हो जाएगी रूम टेम्परेचर पर, लिक्विड अवस्था में, द्रव अवस्था में, तो वो है आपकी ब्रोमीन। याद हो गए? चलो आगे बढ़ते हैं। हर क्वेश्चन के साथ एक दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा आपको मिलेंगे जो आपके एग्जाम्स में आते हैं। आगे बढ़िए। किस धातु को मिट्टी के तेल में संग्रहित किया जाता है, ये अपने को बताना है। इसका मतलब है कि कौन सी धातु है जिसको मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है। अब मिट्टी के तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है या संग्रहित क्यों किया जाता है? क्योंकि अगर हम उस धातु को बाहर निकालेंगे, जैसे ही वो हवा के संपर्क में आएगी, ऑक्सीजन के संपर्क में आएगी, उसमें आग लग जाती है। तो इसलिए उसको किया जाता है, मिट्टी के तेल में डुबो कर रखा जाता है। और वो कौन सी होती है? हमारी सोडियम धातु होती है। कौन सी होती है? सोडियम धातु होती है। आजकल तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट आपने देखे होंगे, ठीक है, जो यूट्यूब पर चलते रहते हैं कि एक बोतल ली, उसके ढक्कन में सोडियम डाल दी और नीचे पानी डाला हुआ है और उसको बंद करके फेंक देते हैं, फिर वो धमाका करती है, ठीक है। क्योंकि जैसे ही वो पानी के संपर्क में आएगी या ऑक्सीजन के संपर्क में आएगी, हवा के संपर्क में आएगी, वो अभिक्रिया करना स्टार्ट हो जाती है, उसमें आग लगना शुरू हो जाती है। तो याद रख लेना, इसलिए इसको सोडियम को है मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जंग का रासायनिक सूत्र क्या है? जंग का रासायनिक सूत्र क्या है? एक क्वेश्चन से मैंने आपको याद करवाया था, जंग कैसे लगती है। तो जंग के लिए हमें क्या चाहिए? नमी की आवश्यकता होती है और हवा की आवश्यकता होती है, तब जाकर क्या लग जाता है? जंग लग जाता है। क्या लग जाता है? जंग लग जाता है। अब जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो जो जंग का रासायनिक सूत्र होता है, याद कर लो, बार बार एग्जाम्स में आता है, Fe2O3H2O। ये क्या हो जाएगा? जंग का रासायनिक सूत्र हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। जब कोई धातु अम्ल से अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है, यह अपने को बताना है। कि जब भी कोई धातु किसी भी अम्ल से अभिक्रिया करेगी तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है, यह अपने को बताना है। तो कौन सी गैस उत्पन्न होगी? हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगी, ठीक है। कौन सी गैस उत्पन्न होगी? हाइड्रोजन। कोई भी धातु है अम्ल से अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है? हाइड्रोजन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन से देखिए क्या है कि धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें तारों में खींचा जा सकता है क्या कहलाता है? अब बताओ। अभी मैंने आपको समझाया था तो सभी स्टूडेंट इसका आंसर करेंगे। धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें तारों में खींचा जा सकता है, तो तारों के लिए कौन सा हो जाएगा? तन्यता हो जाएगा, या आप बोल सकते हो तन्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा कि धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें तारों में खींचा जा सकता है, तो वो क्या हो जाएगा? तन्य। लेकिन अगर पतली चादर का आपसे पूछता तब होता ये आघात वर्धनीयता या आघात वर्धनीय, ठीक है जी। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। ये तार के लिए होगा, तार बनाने के लिए, और ये पतली चादर के लिए होगा, पतली चादर के लिए होगा, ठीक है। हाईलाइट वाले सिर्फ देखते रह जाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से विद्युत का सुचालक कौन है। इनमें से आपको बताना है कि विद्युत का सुचालक कौन होगा। तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि विद्युत का सुचालक कौन होता है। जो धातुएं होती हैं वो विद्युत का क्या होती हैं? सुचालक होती हैं। यहां पर सुचालक की ही बात कर रहा है। लोहा हो गया, तांबा हो गया, चांदी हो गया, ये तीनों की तीनों क्या है? धातुएं हैं, तो ये क्या हो जाएंगी? विद्युत की सुचालक हो जाएंगी। तो ऑल ऑफ दीज यानी उपरोक्त सभी सही है, ठीक है। एग्जामिनर जैसे भी आपके एग्जाम्स में घुमा के पूछ सकता है ना, हर प्रकार के क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेके आया। अभी तो बहुत प्यारे प्यारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने बाकी हैं। क्लास देखने के बाद आपको एहसास होगा कि आपने बहुत कुछ सीखा है आज वाली क्लास में। बहुत अच्छे क्वेश्चंस आज आपने याद किए हैं। कौन सी अधातु श्वसन के लिए आवश्यक होती है? श्वसन का मतलब क्या होता है? श्वसन मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है, जो हमने पढ़ा था याद होगा आप सभी को, श्वसन। तो कौन सी अधातु है जो श्वसन के लिए आवश्यक होती है?
तो श्वसन मतलब जो हम ले रहे होते हैं, तो हमारे लिए कौन सी आवश्यक है गैस? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन क्या होती है? अधातु होती है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। तो कौन सी अधातु क्या हो जाएगी? श्वसन के लिए आवश्यक हो जाएगी, तो वो हो जाएगा आपका ऑक्सीजन। श्वसन के लिए ऑक्सीजन। ठीक है, पढ़ा चुका हूं, जिन्होंने पहले नहीं पढ़ा कि श्वसन क्या होता है तो पढ़ लेना। ठीक है, पहले क्लास करवा चुका हूं। श्वसन में क्या होता है? ऑक्सीजन गैस को हम ग्रहण कर रहे होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकाल रहे होते हैं। उसी प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? श्वसन बोला जाता है। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। धातुओं द्वारा निर्मित ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? जो धातुओं द्वारा निर्मित ऑक्साइड होता है उनकी प्रकृति कैसी होती है, ये अपने को बताना है। तो वो क्या हो जाएगी? बेसिक हो जाएगी, यानी बेस जो होता है ना क्षारीय होता है, तो उसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी भाई? क्षारीय प्रकृति हो जाएगी। ठीक है, और अम्ल के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है, याद रख लेना। ठीक है, कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। निम्नलिखित में से सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एचएसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, तो सभी स्टूडेंट इसका आंसर करेंगे कि निम्नलिखित में से सबसे कठोर यानी सॉलिड, हार्डेस्ट। ठीक है, हार्डेस्ट मतलब कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो वो हो जाएगा आपका डायमंड हो जाएगा, हीरा हो जाएगा। हीरा है ना, ये हो जाएगा। और ये भी क्या होता है? कार्बन का ही होता है, ये भी कार्बन का अप्रूव होता है, ये भी अपने को याद रख लेना। ठीक है, हीरा है वो। किसी एक धातु पर दूसरी धातु की परत जमाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एचएसएससी ने भी पूछा है इस क्वेश्चन को। ठीक है जी, इसी एक धातु पर दूसरी धातु की परत जमाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यानी कि एक धातु है, उसके ऊपर दूसरी धातु की परत चढ़ाई जा रही है, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? और ये कैसे चढ़ाई जाती है? विद्युत के द्वारा। तो क्या कहा जाता है इसको? विद्युत लेपन कहा जाएगा, क्योंकि भाई उसको एक धातु उसको पिघला कर रखा जाएगा, दूसरी धातु उसमें डाली जाएगी, तो उसके ऊपर एक परत चढ़ जाएगी, तो उसको क्या कहा जाएगा? आपका विद्युत लेपन कहा जाता है। ठीक है, तो क्या कहा जाएगा? विद्युत लेपन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहले ही बता चुका हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, और हर एक क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट ही लिया है। क्या है आपका कि कौन सी धातु पित्तल और कांस्य दोनों में उपस्थित होती है? कौन सी धातु है जो पित्तल में भी और कांस्य दोनों में उपस्थित होती है? मिश्र धातु से क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आते हैं। कुछ मिश्र धातुओं की लिस्ट है, मैं आपको अपने व्हाट्सएप चैनल पे डाल दूंगा, आपको उन सारी की सारी को याद कर लेना है। ठीक है, जो आपके एग्जाम्स में आएंगी। तो अभी इसका आंसर कीजिए, पित्तल और कांस्य में कौन सा होता है? तांबा होता है। ठीक है, तांबा जस्ता, तांबा टिन, ये होता है। तो तांबा तो रहेगा ही रहेगा। तो हमसे यही पूछा है कि पित्तल में भी और कांस्य में भी इनमें कौन उपस्थित होता है? तो तांबा हो जाएगा। और ये क्या होती हैं? ये आपकी मिश्र धातु होती हैं। मिश्र धातु क्या होती हैं? जिसमें दो या दो से अधिक धातुएं मिलकर जो धातु बनाती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? मिश्र धातु बोलते हैं। ठीक है जी, समझ में आ गया? जिसमें दो या दो से अधिक धातुएं मिलकर बनती है ना, से मिलकर जो बनता है उसको मिश्र धातु बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं कि रबर का वल्कनीकरण में किस अधातु का उपयोग किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाए होंगे, एचएसएससी के लगाए होंगे या किसी और एग्जाम्स के भी लगाए होंगे, तो आपने इस क्वेश्चंस को जरूर देखा होगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस हर बार पूछा जाता है। ठीक है, हर बार बहुत बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। तो बताओ क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सल्फर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? सल्फर हो जाएगा। कौन सा धातु ऑक्साइड उभयधर्मी प्रकृति का होता है? ठीक है, कौन सा धातु ऑक्साइड है जो उभयधर्मी प्रकृति का होता है? तो ये हो जाएगा आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, बहुत प्यारा क्वेश्चन, बार बार एग्जाम्स में आता है, तो ध्यान रख लेना कि कौन सा धातु ऑक्साइड है जो उभयधर्मी प्रकृति का होता है? तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो जाएगा। जैसे कि एक देखो मिश्र धातु आ गई है, स्टेनलेस स्टील के बारे में यहां पर बात की गई है कि स्टेनलेस स्टील के अंदर किसका मिश्रण होता है? तो मिश्र धातु के बारे में मैंने क्या बताया था? दो या दो से अधिक धातुएं होंगी। तो इसमें क्या हो गया?
लोहा हो गया, क्रोमियम हो गया और निकेल हो गया। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो अगर आपसे पूछे स्टेनलेस स्टील में कौन सी मिश्र धातु होती है, तो लोहा, क्रोमियम और निकल। एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है कि लोहा, क्रोमियम और निकल से मिलकर कौन सी मिश्र धातु बनती है, तो वो हो जाएगा आपका स्टेनलेस स्टील। ठीक है, स्टेनलेस स्टील। चलो आगे बढ़ते हैं। किस गैस में सड़े हुए अंडे जैसी गंध आती है? ये होता है HSSC के लेवल का क्वेश्चंस। ठीक है, ये होता है HSSC के लेवल का क्वेश्चंस। HSSC ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे पूछेगी। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चंस पूछेगी और ऐसे ही क्वेश्चंस का आपको आंसर करना होगा। इस बात को याद रख लेना। कीजिए, किस गैस में सड़े हुए अंडे की जैसी गंध आती है, तो वो हो जाएगा आपका हाइड्रोजन सल्फाइड। इसके अंदर हाइड्रोजन सल्फाइड के अंदर क्या होता है, जो अंडे के जैसी, सड़े हुए अंडे के जैसी क्या होती है, बदबू आती है या गंध आती है। ठीक है, चलो गंध, दुर्गंध, बदबू जो भी बोलो एक ही बात है। माइक्रोचिप, कोई क्वेश्चन रह गया क्या? नहीं, ठीक है। माइक्रोचिप और सौर सेल बनाने में किस धातु का उपयोग किया जाता है? माइक्रोचिप्स आपने सुना होगा ना कि माइक्रोचिप्स की शॉर्टेज आ रही है। ठीक है, तो इस तरीके से तो माइक्रोचिप्स और सौर सेल बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है, बताओ। ठीक है, बताओ किसका प्रयोग किया जाता है। बताओ किसका प्रयोग किया जाता है। ये ऐसे ना लिख के आपके सामने ऐसे लिखेगा, इसको हटा देते हैं हम, कि माइक्रोचिप्स और सौर सेल बनाने में किसका उपयोग होता है, बनाने में उपयोग होता है, आपसे ऐसे पूछेगा। ठीक है, माइक्रोचिप्स और सौर सेल बनाने में उपयोग होता है, तो किसका उपयोग हो जाएगा भाई? सिलिकॉन का। किसका हो जाएगा? सिलिकॉन का। आपने बहुत बार सुना होगा ना सिलिकॉन। ठीक है, कि सिलिकॉन की कमी आ रही है, जिसकी वजह से माइक्रोचिप्स कम बन रही है, मार्केट में शॉर्टेज आ गई है, जो आपके फोन वगैरह में इस्तेमाल होती है, जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं उनमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका? सिलिकॉन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जब तांबे को नम हवा के संपर्क में लाया जाता है तो क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आपने घर पे भी देखा होगा ये। ठीक है, अगर आपके घर पे तांबे के बर्तन होंगे तो आपने देखा होगा। तो उसके ऊपर क्या होता है, इस पर कॉपर कार्बोनेट की हरी परत बन जाती है। ठीक है, अगर आपके पास बर्तन होंगे तांबे के, आपने देखा होगा उस पर एक हरी हरी परत जम जाती है। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, तो उसको क्या बोला जाता है? कॉपर कार्बोनेट की परत जमती है। वो परत किसकी होती है? कॉपर कार्बोनेट की होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि तांबे को जब खुली हवा में, ठीक है, नमी के साथ उसको छोड़ा जाता है तो उसके ऊपर कॉपर कार्बोनेट की परत जम जाती है। ठीक है, नम हवा के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। चलो आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी की परत पर सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली, बताओ कौन सी हो जाएगी? सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में कौन सी है? तो सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में कौन सी है भाई? एल्यूमिनियम है। कौन सी हो जाएगी आपकी? एल्यूमिनियम हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? एल्यूमिनियम हो जाएगी। और ये सोडियम वही है जिसको हम किसमें डाल के रखते हैं, जो अपना तेल होता है ना, जो कैरोसिन का तेल आप बोल सकते हो, उसके अंदर डुबो कर रखते हैं। मिट्टी का तेल, केरोसिन का तेल, उसके अंदर मिट्टी का तेल और कैरोसिन का तेल दोनों एक ही होता है। ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना। किस अधातु का उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है? कीटाणुनाशक के रूप में कौन सी अधातु का प्रयोग होता है? तो ये आयोडीन का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? आयोडीन का प्रयोग होता है। मैंने एक क्वेश्चन आपको बताया था आयोडीन से, अगर आपको याद आया होगा, कि नमक में क्या पाया जाता है। एग्जाम्स में क्वेश्चन आया जाता है। तो नमक में क्या होता है? सोडियम होता है। क्या होता है? सोडियम होता है। लेकिन उसमें क्या होता है? आयोडीन मिलाया जाता है। ठीक है, क्या ऐड किया जाता है? तो ये पूछे तो आयोडीन हो जाएगा, और वैसे पाया क्या जाता है? उसमें सोडियम पाया जाता है। ठीक है, तो ये बात मैंने आपको बताई थी, तो याद रख लेना। निम्नलिखित में से अधातुओं का गुण नहीं है। अधातु विद्युत की कुचालक होती है, बिल्कुल ठीक है। मैंने आपको बताया था कि अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं, उनके अंदर विद्युत नहीं गुजारा जाता। ठीक है, उनका गलनांक कम होता है,
ये भी आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि उनका गलनांक क्या हो जाएगा, बिल्कुल कम होता है। और अम्लीय ऑक्साइड बनाना उनका काम होता है, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो क्या हो जाएगा कि अधातुएं क्या नहीं होती, अघात वर्धनीय नहीं होती हैं। धातुएं क्या नहीं होती हैं, अघात वर्धनीय नहीं होती हैं, क्योंकि अघात वर्धनीय कौन होती हैं, धातुएं होती हैं। ये अपने को याद रख लेना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे याद रखो, जो बातें बताई ना उन्हीं का इस्तेमाल करो, ठीक है जी। और ये कौन सा बनाती हैं, एसिटिक बनाती हैं, और धातुएं कौन सी बनाती हैं, अपना बेसिक बेस क्षारीय, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था। आगे देखो क्या है कि कौन सी धातु ठंडे पानी से अभिक्रिया नहीं करती लेकिन भाप से करती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठंडे पानी से अभिक्रिया नहीं करती है लेकिन भाप से करती है, बताओ वो कौन सी है, कौन सी हो जाएगी। ठंडे पानी से नहीं करती लेकिन भाप, ठीक है, मतलब जब पानी को गर्म किया जाता है तो भाप बनती है ना, तो उससे करती है, तो वो क्या हो जाएगा आपका, एल्यूमिनियम हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम हो जाएगा। वह अधातु जो विद्युत का चालन करती है। अभी हमने पढ़ा ना कि अधातुएं क्या होती हैं, विद्युत की कुचालक होती हैं, लेकिन हमें वो बताना है जो विद्युत का चालन करती हैं, यानी जिससे विद्युत को गुजारा जा सकता है, या आप बोल सकते हो वो विद्युत की क्या होती है, सुचालक होती है। ये अपने को बताना है कि वो कौन सी धातु है, अधातु है सॉरी। तो वो क्या हो, कौन हो जाएगा आपका, ग्रेफाइट हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका, ग्रेफाइट हो जाएगा। जो आपने देखा होगा ग्रेफाइट, ये कार्बन का ही अप्रूप होता है। ग्रेफाइट कौन सा, अपने सेल में देखा होगा ना, वो काले काले कलर का होता है, ठीक है, वही ये। तो समझ में आ गया, वह अधातु जो विद्युत का चालन करती है, तो वो कौन सा हो जाएगा सॉरी, ग्रेफाइट हो जाएगा। थर्मामीटर में किस धातु का प्रयोग किया जाता है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। लैक्टोमीटर हो गया, थर्मामीटर हो गया, बुखार चेक करने वाला वगैरह हो गया, तो उसमें मरकरी या पारे का इस्तेमाल होता है, ठीक है। और यही क्या है, सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो हमने धातु के बारे में पढ़ा था, हमने अधातु के बारे में पढ़ा है, लेकिन एग्जाम्स में उपधातु के बारे में भी पूछ लेता है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया कि इनमें से बताओ कौन सी उपधातु है, तब क्या करो, ठीक है। मान लो आपको सारों के बारे में पता होगा तो कर दोगे, जो नहीं पता होगा वो क्या हो जाएगी, उपधातु हो जाएगी। लेकिन ऐसा क्वेश्चन जो कंफ्यूजन वाला हो तब कैसे करोगे। अच्छा क्वेश्चन मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, चलो वो ट्रिक कौन सी है देखते हैं। आगे मैंने लिखी हुई है, इस ट्रिक से आप याद कर लो, इस ट्रिक से आपकी सारी की सारी उपधातुएं हैं आपकी याद हो जाए। देखो पहले ट्रिक को पढ़ते हैं, फिर इनका जो नाम है वो इसको याद करते हैं। ट्रिक को पढ़िए, बड़ी प्यारी ट्रिक है, आराम से याद हो जाएगी। बोस जी आए टाइम पे, याद हो गई, किसी को कोई दिक्कत है। ट्रिक क्या है, बोस जी आए टाइम पे, बस। अपनी कितनी है, 7 है, बस 3 और 3 6 और 1 7, ठीक है। कितनी है अपनी जो उपधातु है वो कितनी है, 7 है। तो यहां पर लिख देते हैं उपधातु की संख्या कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। इन 7 को याद कर लो। बोस जी आए टाइम पे, बोस से क्या हो गया, बोरोन हो गया, जिसको बी से लिखा जाता है, ठीक है, बोरोन। ये भी क्या होती है, आपकी उपधातु होती है। से क्या हो गया आपका, सिलिकॉन हो गया, ऐसा ही हो गया जो हमने अभी सिलिकॉन पढ़ा था, चिप वाला, वही है। तो से क्या हो जाएगा, सिलिकॉन हो जाएगा, इसलिए मैंने उसमें काट दिया था कि ये धातु नहीं होती है, ठीक है। तो से क्या हो जाएगा आपका, सिलिकॉन हो जाएगा, जिसको SI से लिखा जाता है। उसके बाद जी से क्या हो जाएगा, जर्मेनियम हो जाएगा, जिसको GE से लिखा जाता है, ठीक है। आ से क्या हो जाएगा, आर्सेनिक हो जाएगा, जिसको AS से लिखा जाता है, ठीक है। ए से क्या हो जाएगा, एंटीमनी, जिसको SB से लिखा जाता है। बस ये वाला थोड़ा कंफ्यूजन वाला है, तो याद कर लो एंटीमनी SB, ठीक है। ये याद कर लेना कि इसको SB से लिखा जाता है। टाइम है तो टाइम से क्या हो जाएगा, यानी शुरुआत का क्या होता है, T, तो T से क्या हो जाएगा, टेल्यूरियम, तो टेल्यूरियम को किससे लिखा जाएगा, TE से, तो ये क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा। और पे से क्या हो जाएगा, पोलिनियम, यानी PO से इसको लिखा जाएगा। तो याद हो गया, क्योंकि मैंने क्या बताया, बस इसको याद कर लोगे और आपसे पूछा जाएगा तो आराम से कर दोगे। बोस जी,
याद है ना आपको कि बोस जी आए टाइम पे, तो यहां पर देख लो इसमें कौन सा है, बोस जी आए, ये आए वाला हो गया, तो यही क्या हो जाएगा आप। ऑक्सीजन तो पता ही है नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से याद कर लो, ये सारे के सारे हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बड़ी प्यारी सी फोटो खींच लेना। तो वैसे तो थोड़ी खराब ही आएगी, अभी आपको पता ही है जिंदगी इम्तिहान लेती है, ठीक है, आशिकों की नहीं, पढ़ाने वाले टीचर्स की, ठीक है। अगर आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं घर की, तो आपकी भी जान लेती है। चलो, चाकू से काटी जा सकने वाली धातु कौन सी है? चाकू से काटी जा सकने वाली धातु कौन सी हो जाएगी? तो चाकू से जिसको हम काट सकते हैं वो कौन सा हो जाएगा? आपका सोडियम हो जाएगा। जो हमारी सोडियम धातु है ना, उसको क्या है, चाकू से भी काटा जा सकता है, ये अपने को ध्यान रख लेना है, ठीक है। और कभी कभी आपके ऑप्शन में सोडियम ना दे तो फिर क्या हो जाएगा, पोटेशियम हो जाएगा, ठीक है। ये जो दो धातुएं होती हैं जिनको हम चाकू से काट सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल नरम अवस्था में होती हैं, ठीक है। आपने देखा होगा ना, छोटा सा, मैंने बताया था कि छोटा सा टुकड़ा डालकर बोतल में डालकर आजकल एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, तो इसलिए क्योंकि वो बिल्कुल नरम होती है, जिसको चाकू से काटा जा सकता है, ठीक है। तो याद रख लेना, सोडियम, और सोडियम ना हो तो पोटेशियम। चलो सॉरी। जब धातुएं नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करती हैं तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है? थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि जो धातुएं हैं वो अम्ल से अभिक्रिया करती हैं तो कौन सी गैस बनती है? हाइड्रोजन गैस बनती है। हमने ये पढ़ा था ना कि हाइड्रोजन गैस बनती है, लेकिन ये क्वेश्चन यहां पर गलत है आंसर। क्यों? क्योंकि जब भी आपसे नाइट्रिक अम्ल की बात करेगा कि धातुएं हैं वो नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करती हैं तो कौन सी गैस बनेगी? तब आपकी बनेगी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, ठीक है। बाकी में तो हाइड्रोजन बनेगी, जो शुरुआत में हमने क्वेश्चन पढ़ा था। लेकिन अगर वो नाइट्रिक अम्ल है तो कौन सी गैस बनेगी? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। तो ये अपने को ध्यान रख लेना है। तभी तो यही अच्छे क्वेश्चंस होते हैं कि वो क्वेश्चंस करवा दिया, वो आपको हर जगह मिल जाएगा, लेकिन ये क्वेश्चंस आपको हर जगह नहीं मिलेगा। तो हमारी क्लास की वैल्यू तभी बनेगी जब वो क्वेश्चंस हम करेंगे, मैं आपको कराऊंगा और एग्जाम्स में आएंगे और आप करके आओगे, ठीक है। तो बाकी स्टूडेंट से आगे निकलोगे तभी क्या है, मैं आपको बता रहा हूं दोबारा से, एक गुना में आना है। किस में आना है आपको? एचएसएससी ग्रुप डी में एक गुना में आना है, ठीक है। अब हमारे पास ये मौका नहीं है कि दूसरा मौका मिलेगा, नहीं, बिल्कुल दूसरा मौका हमारे पास नहीं मिलने वाला है, ठीक है। धातुओं की चमकदार उपस्थिति को क्या कहा जाता है? तो उनको उनकी धात्विक चमक कहा जाता है, ठीक है। धातुओं की क्या होती है? चमकदार जो उपस्थिति होती है, यानी धातुएं चमकती हैं, उनको धात्विक चमक कहा जाएगा। तो ये तो याद करने की आवश्यकता ही नहीं है, बड़ा प्यारा है। घावों पर लगाए जाने वाले बैंगनी रंग के घोल में किस अधातु का प्रयोग किया जाता है? कीटनाशक के रूप में भी किया जाता है, और आप समझ गए ना, घाव पर लगाने के लिए जो बैंगनी रंग का घोल होता है उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? आयोडीन का किया जाता है। किसका किया जाता है? आयोडीन का किया जाता है, ठीक है। किसी अभिक्रिया में जो पदार्थ अपचयित होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है ऑक्सीकारक। क्या कहा जाएगा भाई? उसको ऑक्सीकारक कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन, बिजली के तार बनाने में किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो बिजली के तार किसके बने हुए होते हैं? आपने देखा होगा, ठीक है। चांदी है ना, वो विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक होती है, ये बात याद रख लेना। लेकिन चांदी क्या है? महंगी है, तो इसलिए इसके तार हम नहीं बनाते। इसके तार इस्तेमाल करते हुए आपने देखा है, चाहे कितना भी अमीर व्यक्ति हो, चांदी के तार इस्तेमाल नहीं करता, है ना। लेकिन किसके इस्तेमाल होते हैं? एल्यूमिनियम के इस्तेमाल होते हैं और तांबे के इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। मैक्सिमम आपने एल्यूमिनियम के देखे होंगे और तांबे के भी देखे होंगे आपने तार। जैसे अपने पंखे वगैरह की मोटर बनती है और जो मोटरें बनती है ना, उनमें तांबे के तार का प्रयोग किया जाता है, आपने देखा होगा। तो क्या हो जाएगा? बी और सी दोनों सही। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। चांदी है वो विद्युत की अच्छी सुचालक होती है, ये हमें पता है, लेकिन उसका तार नहीं बनाया जा सकता, ठीक है, क्योंकि वो कॉस्टली होता है और उसका गलनांक भी क्या होता है? कम होता है। चलो, अधातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो वो अभी हमने पढ़ा था, कौन सी है? ब्रोमीन है अधातु,
ठीक है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। ठीक है, धातु कौन सी है? मरकरी पारा, और अधातु कौन सी हो जाएगी? ब्रोमीन हो जाएगी। ये आपके एग्जाम्स में बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। सिनाबार बहुत बार एग्जाम्स में आया है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए फॉर्मूला। ठीक है, जो फॉर्मूले मैंने 2-3 ही करवाए हैं, ये आपके एग्जाम्स में आते हैं, और लास्ट में हम जो सारे के सारे फॉर्मूले हैं वो तो मैं आपको करवाऊंगा ही, रिवीजन तो हम जरूर करेंगे। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? HGS हो जाएगा, बहुत बार एग्जाम्स में आया है। ठीक है, धातु वाले चैप्टर से ही पूछा जाता है, तो इसलिए मैंने यहां पर निकाल के रख दिया है। तो सिनाबार का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? HGS हो जाएगा। ठीक है, और जो उपधातु बताइए ना, उनका भी आप सभी को याद कर लेना है कि उनको किस तरीके से लिखा जाता है। और भाई आवर्त सारणी को जितना आप ज्यादा पढ़ोगे आपके लिए उतना ही फायदेमंद रहेगा। ठीक है, तो अपने जो नोट्स बना रखे हैं वहां पर मैंने आवर्त सारणी दे रखी है, तो उसके सारे के सारे क्वेश्चन है वो आप पढ़ लेना। ठीक है, जो आपके नोट्स हैं वहां से पढ़ लेना। लोहे को जंग से बचाने के लिए यस्तीकरण प्रक्रिया में किस धातु का प्रयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। और इसको क्या कहा जाता है? गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि लोहे को जंग से बचाने के लिए, ठीक है, जिस धातु का प्रयोग किया जाता है, ये आपसे बोल दे कि जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, जिंक या जस्ता। ठीक है, इंग्लिश में जिंक या जस्ता, जिंक या जस्ता दोनों लिख देता तो याद कर लेना, जिंक या जस्ता। तो जिंक या जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, जो यस्तीकरण है ये बहुत कम लिखता है, इसको गैल्वेनाइजेशन को ऐसे ही लिख देता है हिंदी में, तो याद कर लेना, गैल्वेनाइजेशन प्रक्रिया उसको कहा जाता है लोहे के ऊपर जस्ते और जिंक की परत चढ़ाने को। और क्यों चढ़ाई जाती है? जंग से बचाने के लिए। ठीक है जी, तो ये याद रख लेना। आगे बढ़ते हैं कि पानी में कीटाणु शोधक में प्रयुक्त होने वाली यह धातु कौन सी है? ये तो आपने बचपन से देखा होगा, कैलोरीन गैस छोड़ी जाती है, तो क्या हो जाएगा? कैलोरीन हो जाएगा। ठीक है, कीटाणु शोधक के रूप में काम करती है, शोधन के रूप में काम करती है। एक तत्व जो धनाविक और उष्मा का सुचालक है, सबसे अधिक संभावना है कि वह क्या होगा? देखो ध्यान से पढ़ो, एक तत्व जो धनाविक है और उष्मा का सुचालक है, ठीक है, तो सबसे अधिक संभावना है कि वो क्या होगा? तो उष्मा का सुचालक है तो क्या होगा? तो वो क्या हो जाएगा भाई? आपका धातु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो आपका धातु हो जाएगा। ठीक है, चलो, आतिशबाजी में किस अधातु का प्रयोग किया जाता है? तो आतिशबाजी का मतलब होता है जो आपके पटाखे वगैरह बनते हैं ना, जो आप दिवाली पे पटाखे छुटाते हैं, ठीक है, आप सभी के सिलेक्शन के ऊपर जो पटाखे छुटाए जाएंगे उनके ऊपर पूछा है कि कौन सी अधातु होती है, तो उनमें सल्फर भी होता है और फास्फोरस भी होता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सल्फर और फास्फोरस। दर्पण बनाने में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? शीशे और दर्पण में क्या अंतर होता है वो मैंने आपको बता ही दिया था, लेकिन जो दूसरी तरफ जो पेंट किया जाता है ना, वो क्या होता है यही आप बता दो बस। तो उसमें क्या होता है बताइए, क्या होता है भाई? आपका चांदी भी होता है और एल्यूमिनियम भी होता है। ठीक है, चांदी या एल्यूमिनियम में किसी की भी परत चढ़ा दी जाती है। जो पीछे कलर किया जाता है ना, आपने देखा होगा सिल्वर का होता है। ठीक है, तो एल्यूमिनियम हो जाए या सिल्वर यानी चांदी का होता है। अगर महंगे होंगे तो उनमें ये वाला इस्तेमाल होगा और सस्ते वाले होंगे उनमें इसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड बी। क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड बी। ठीक है जी। और दर्पण और शीशे में क्या फर्क होता है? क्योंकि शीशा क्या होता है, दोनों जिसके आर पर हम देख सकते हैं, और दर्पण में क्या होता है, एक साइड कवर किया होता है, कलर किया हुआ होता है। ठीक है, कैसे भी कवर कर दो उसको, तो वो होता है आपका दर्पण, और उसमें एल्यूमिनियम और चांदी का इस्तेमाल किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, किस अधातु का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है? तो कोयले के रूप में कार्बन का प्रयोग किया जाता है। और किसके रूप में किया जाता है? कोयले के रूप में किया जाता है। ठीक है जी, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आज वाली क्लास के हमारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो यहीं पे समाप्त होते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछता हूं, आंसर आपको करना है कि धातुओं की कितनी संख्या है ये आप सभी को बताना है, अधातु की कितनी संख्या है ये आपको बताना है, और उपधातु की कितनी संख्या है ये आपको बताना है। इन तीनों की संख्याओं के बारे में आप सभी को कमेंट करके बताना है। ठीक है जी, और मैं आपको ये व्हाट्सएप पे
जो अपना व्हाट्सएप बना हुआ है वहां पर आपको बता दूंगा, या कल वाली जो अगली क्लास होगी उसमें मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, जिनको याद है सारे के सारे स्टूडेंट कमेंट करके बताना, और कोई भी डाउट हो, कुछ भी इंप्रूवमेंट करना हो तो आप कमेंट करके उसको भी जरूर बताइए। ठीक है जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो नए स्टूडेंट आए हैं भाई, आपको एचएसएससी ग्रुप डी की तैयारी करनी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। ठीक है, जय हिंद, जय हरियाणा, जय हरियाणवी।